जय माँ सरस्वती जी, सदा सहाय माँ। आप सभी को यथोचित अभिवादन। आज मैं टी.एस. इलियट के बारे में संक्षिप्त चर्चा करना चाहूँगी। जन्म इनका सितंबर 1888 ईस्वी। इलियट वर्तमान अंग्रेजी साहित्य के युग प्रवर्तक, कवि और विचारक हैं। काव्य की एक नवीन धारा का प्रवर्तन करने के साथ ही उन्होंने काव्य चेतना का गंभीर विश्लेषण भी प्रस्तुत किया है। उनके साहित्य के रसात्मक तथा सैद्धांतिक दोनों पक्षों का ही समान महत्व है। इलियट जन्म से अमेरिकी हैं। विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने साहित्य साधना आरंभ कर दी थी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साहित्यिक जीवन में उन्होंने भाग लिया, उसके विकास में सहयोग किया। 1907 से 1910 तक वे हार्वर्ड एडवोकेट में अपनी कविताएं प्रकाशित करते रहे और 2 वर्ष तक उन्होंने उस पत्रिका का संपादन भी किया। इसके पश्चात तर्कशास्त्र, तत्वज्ञान, संस्कृत और पाली चारों विषयों को मिलाकर उन्होंने दर्शन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1928 में उनकी प्रसिद्ध पत्रिका द क्राइटेरियन का प्रकाशन हुआ, जिसने साहित्य तथा दर्शन दोनों के क्षेत्रों में गहरा प्रभाव डाला है। इलियट ने काव्य, नाटक, आलोचनात्मक निबंध आदि अनेक साहित्य रूपों का सृजन किया है। वर्तमान युग के सर्वश्रेष्ठ कवि होने के साथ ही आलोचक के रूप में भी इलियट का अपना विशेष गौरव है। साहित्य के महत्व के विषय में उनके विचार अत्यंत प्रबल हैं। जो जाति साहित्यिक दाय की उपेक्षा करती है वह बर्बर हो जाती है। जो साहित्य का निर्माण करना बंद कर देती है, विचार जगत से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। साहित्य चिंतन के क्षेत्र में इलियट ने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। पहला, सर्वग्रासी वैयक्तिकता का तिरस्कार करते हुए कला के निर्वैयक्तिक सृजनात्मक रूप की प्रतिष्ठा। दूसरा, कला के क्षेत्र में साहित्येतर ज्ञान विज्ञान के दुष्प्रभाव का अवरोध और कला की शुद्धता की पुनः स्थापना। मतलब एक तो हुआ सर्वग्रासी वैयक्तिकता का तिरस्कार करते हुए कला के निर्वैयक्तिक सृजनात्मक रूप की प्रतिष्ठा। दूसरा हुआ कला के क्षेत्र में साहित्येतर ज्ञान विज्ञान के दुष्प्रभाव का अवरोध और कला की शुद्धता की पुनः स्थापना। जहाँ उदात्त तत्व में लॉन्जाइनस ने कहा कि जो सत्य है वही उदात्त है। अब यहाँ काव्य के सृष्टा और आलोचक दोनों ही रूपों में आधुनिक अंग्रेजी साहित्य के अंतर्गत इलियट का अन्यतम स्थान है। उन्होंने साहित्य में रोमानी, भावगत मूल्यों के विरुद्ध प्राचीन वस्तुगत एवं तटस्थ दृष्टिकोण का समर्थन किया है। काव्य में अव्यक्तिवाद का यही सिद्धांत साहित्य शास्त्र के प्रति उनका अत्यंत विशिष्ट और महत्वपूर्ण योग है। जीवन और साहित्य दोनों में उनका दृष्टिकोण स्थिर परंपरावादी है। धर्म में वे एंग्लो कैथोलिक हैं, राजनीति में वे राजभक्त हैं और साहित्य में आभिजात्यवादी। उनकी दृष्टि में किसी एक काल अथवा किसी एक व्यक्ति का साहित्य अपना पृथक अस्तित्व नहीं रखता। संपूर्ण साहित्य अखंड रूप है, जिसमें परंपरा की अविच्छिन्न धारा प्रवाहित होती रहती है। अतीत और वर्तमान इसी अखंड परंपरा में अनुस्यूत है। अतीत का तो वर्तमान पर प्रभाव पड़ता ही रहा है, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। कवि के लिए अपनी चेतना का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, उसको समाज, जाति और देश की अखंड चेतना का ज्ञान होना चाहिए। यह जातीय चेतना सतत विकासशील है। काव्य या कला के प्राचीन या नवीन सभी प्रस्फुटन इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि को अपने अतीत की निर्भ्रांत चेतना होनी चाहिए और उसे इस चेतना का जीवन भर विकास करना चाहिए। इस प्रकार उसे परंपरा के लिए अपनी वर्तमान स्थिति का उत्सर्ग करना पड़ता है। कलाकार का विकास वास्तव में आत्मोत्सर्ग का, आत्मनिषेध का एक अनवरत प्रयत्न है। इस विवेचन के उपरांत इलियट एक साथ अपने प्रसिद्ध अव्यक्तिवादी सिद्धांत की स्थापना कर लेते हैं। साहित्य अर्थात काव्य आत्म की अभिव्यक्ति नहीं, वरन आत्म से पलायन है। अब अभिजात काव्य की परिभाषा के बारे में उनका जो विचार है, थोड़ी सी चर्चा उस पर करने अपेक्षित है।
अभिजात कृति से, वो खुद कहते हैं कि अभिजात कृति से मेरा तात्पर्य क्या है? यदि यह मैं एक शब्द में बतलाना चाहूँ तो मेरे मंतव्य की सबसे अधिक व्यंजना जो शब्द करता है वह है प्रौढ़ता। अपनी ही भाषा के अन्य साहित्य की सापेक्षता में अथवा युग विशेष के दृष्टिकोण के अनुसार जो अभिजात हो तथा वर्जिल के समान सार्वभौम अभिजात रचना, इन दोनों में मैं भेद करता हूँ। जब कोई सभ्यता प्रौढ़ हो, जब भाषा और साहित्य प्रौढ़ हों, तभी उसमें अभिजात कृति की रचना हो सकती है और वह प्रौढ़ मस्तिष्क का ही कृतित्व हो सकता है। किसी सभ्यता तथा भाषा की महत्ता और कवि विशेष की ग्रहण शक्ति की व्यापकता कृति को सर्वाधिक सार्वभौमता प्रदान करती है। बिना यह माने कि श्रोता पहले से ही जानता है कि प्रौढ़ता का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा करना प्रायः असंभव है। तब हम यह कह सकते हैं कि यदि हम सम्यक रूप से प्रौढ़ हैं तथा शिक्षित भी हैं तो किसी भी सभ्यता तथा साहित्य की प्रौढ़ता को हम पहचान सकते हैं। जैसे कि जिन लोगों से हम मिलते हैं उनकी प्रौढ़ता को जान जाते हैं। अप्रौढ़ के निकट प्रौढ़ता का अर्थ बोधगम्य बनाना, यहाँ तक कि स्वीकार्य बनाना भी कदाचित असंभव है। परंतु यदि हम प्रौढ़ हैं, या तो हम प्रौढ़ता को तुरंत ही पहचान जाते हैं अथवा घनिष्ठ परिचय होने पर उससे अवगत हो जाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ मस्तिष्क अन्यों की अपेक्षा जल्दी प्रौढ़ता प्राप्त कर लेते हैं और हम यह भी देखते हैं कि जो मस्तिष्क बहुत जल्दी प्रौढ़ हो जाते हैं उनका विकास सदा बहुत अधिक नहीं होता। मैंने यह बात इसलिए उठाई है कि इस संदर्भ में दो तथ्य स्मरण रखे जाएं। एक तो यह कि प्रौढ़ता का मूल्य जो प्रौढ़ता प्राप्त करता है उसके मूल्य पर निर्भर है। दूसरे, हम इस बात से अवगत हों कि कब हम व्यष्टि लेखकों की प्रौढ़ता पर विचार कर रहे हैं और कब साहित्यिक युगों की सापेक्षित प्रौढ़ता पर। हो सकता है किसी एक लेखक का मस्तिष्क किसी अन्य लेखक की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ हो, पर उसका आविर्भाव अपेक्षाकृत कम प्रौढ़ युग में हुआ हो, अतः इस दृष्टि से उसकी कृति कम प्रौढ़ होगी। साहित्य की प्रौढ़ता जिस समाज में उसका सृजन होता है उसकी प्रौढ़ता का प्रतिबिंब होती है। व्यष्टि लेखक, विशेषतः वर्जिल अथवा शेक्सपियर जैसा लेखक, अपनी भाषा को विकसित करने के लिए बहुत कुछ कर सकता है, परंतु यदि उसके पूर्ववर्तियों ने ऐसी भूमिका तैयार नहीं कर दी कि उसके अंतिम स्पर्श भर की आवश्यकता हो तो वह उसे प्रौढ़ता प्रदान नहीं कर सकता। अतः प्रौढ़ साहित्य के पीछे एक इतिहास होता है और यह इतिहास मात्र इतिवृत्त अथवा भांति भांति की रचनाओं एवं पांडुलिपियों का संचय भर नहीं होता, वरन अपनी परिसीमाओं में अपनी क्षमताओं की सिद्धि के निमित्त एक भाषा की व्यवस्थित यद्यपि अचेतन प्रगति होती है। यह ध्यान देने की बात है कि व्यक्ति की भांति समाज और साहित्य भी हर दिशा में समान रूप से एक साथ ही प्रौढ़ता प्राप्त कर ले, यह आवश्यक नहीं। अकाल पक्व बालक कुछ बातों में स्पष्ट ही अपनी आयु के देखे साधारण बालकों की तुलना में अधिक होता है तेज। अंग्रेजी साहित्य का कोई युग ऐसा है क्या जिसे हम व्यापक और संतुलित रूप से प्रौढ़ कह सकें? आलोचक कहता है, मैं नहीं समझता ऐसा, और जैसा मैं बाद में फिर कहूँगा, मैं आशा करता हूँ कि ऐसा है भी नहीं। हम नहीं कह सकते कि अंग्रेजी में कोई भी ऐसा कवि हुआ है जो अपने जीवन काल में शेक्सपियर से अधिक प्रौढ़ हो गया हो। हम यह भी नहीं कह सकते कि अत्यंत सूक्ष्म विचार अथवा अनुभूति के हल्के गहरे रंगों की अभिव्यंजना में अंग्रेजी भाषा को समर्थ बनाने की दिशा में किसी अन्य कवि ने शेक्सपियर से अधिक योगदान दिया है। परंतु हम यह भी अनुभव किए बिना नहीं कह सकते कि कांग्रीव की द वे ऑफ द वर्ल्ड जैसा कोई नाटक एक दृष्टि से शेक्सपियर के किसी नाटक की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ है, केवल इस दृष्टि से कि उसमें प्रौढ़तम समाज का प्रतिबिंब है, अर्थात उसमें आचार व्यवहार की अधिक प्रौढ़ता पर लक्षित होती है। कांग्रीव ने जिस समाज के लिए लिखा वह हमारे दृष्टिकोण से काफ़ी असंस्कृत और बर्बर था, परंतु वह ट्यूडर समाज की अपेक्षा हमारे अधिक समीप है। कदाचित इसी कारण हम उसकी परख अधिक कठोरता से करते हैं। अस्तु, यह समाज संस्कृत अधिक था, प्रांतीय कम, उसका मस्तिष्क अपेक्षाकृत उथला था और संवेदनाएं सीमित। उसमें प्रौढ़ता की एक आशा खो दी है परंतु दूसरी की सिद्धि कर ली है। अतः मस्तिष्क की प्रौढ़ता हमें आचार व्यवहार की प्रौढ़ता से जोड़ देना चाहिए। मैं समझता हूँ, आलोचक कहता है कि मैं समझता हूँ कि कविता की अपेक्षा गद्य के विकास में प्रौढ़ता की दिशा में भाषा की प्रगति आसानी से पहचानी जा सकती है और तुरंत स्वीकार कर भी ली जाती है। गद्य पर विचार करते समय महानता के व्यक्तिगत भेदों से हमारा ध्यान उतना नहीं बढ़ता और हम एक समान स्तर, एक समान शब्दावली और एक समान वाक्य रचना की अधिकाधिक सिद्धि की मांग करने लगते हैं।
जो इन सामान्य मानों से बहुत दूर जा पड़ता है, जो अतिशय व्यक्ति सापेक्ष होता है। वह तो वास्तव में बहुधा वैसा गद्य होता है जिसे हम काव्यमय गद्य के नाम से अभिहित करेंगे। अक्सर यह देखा जा सकता है कि अभिजात गद्य का विकास सामान्य शैली की दिशा में होता है। इससे तात्पर्य यह नहीं है कि श्रेष्ठ लेखक परस्पर अभिन्न होते हैं। आधारभूत एवं विशिष्ट भेद तो बने ही रहते हैं। पारस्परिक भेद कम नहीं होते, पर वे अधिक सूक्ष्म एवं परिष्कृत होते हैं। संवेदनशील आस्वादयिता को एडिशन और स्विफ्ट के गद्य में उतना ही अंतर लगेगा जितना किसी पारखी को दो अलग अलग वर्षों में तैयार की हुई शराबों में। अभिजात युग के गद्य के युग में हम एक सामान्य लेखन परंपरा मात्र नहीं पाते, जैसे समाचार पत्रों के संपादकीय लेखकों की सामान्य शैली हुआ करती है, बल्कि एक रुचि साम्य हमें दिखाई भी पड़ती है। और अभिजात युग के पूर्ववर्ती युग में एक रसता तथा विकेंद्रता दोनों का ही दिग्दर्शन हो सकता है। एक रसता इसलिए कि भाषा के साधनों और शक्तियों का उस समय तक पूरा अन्वेषण नहीं हुआ होता, और विकेंद्रता बशर्ते कि जहाँ कोई केंद्र न हो उसे हम विकेंद्र कह सकें। इसलिए उस समय तक की कोई सर्वतो स्वीकृत मानदंड नहीं होता। साथ ही उस युग की रचनाओं में पंडितमन्यता, उच्छृंखलता भी हो सकती है। अभिजात युग के परिवर्ती युग में भी एक रसता तथा विकेंद्रता के दर्शन हो सकते हैं। एक रसता इसलिए कि कम से कम कुछ समय के लिए भाषा के समस्त साधन क्षीण हो चुके होते हैं, और विकेंद्रता इसलिए कि शुद्धता की अपेक्षा मौलिकता का मूल्य अधिक माना जाने लगता है। परंतु सामान्य शैली का युग वही होगा जब समाज व्यवस्था एवं स्थैर्य, संतुलन तथा सामंजस्य की क्षण पा गया हो। वैसे ही जैसे व्यक्तिगत शैलियों की अत्यधिक अतिवादता के जिस युग में दर्शन होते हैं, वह या तो विकास युग होता है या ह्रास का युग होता है। स्वाभाविक है कि भाषा की प्रौढ़ता के साथ मस्तिष्क और आचार